हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 5 अक्टूबर 2024 और 5 अक्टूबर 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए, इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं, आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में 11,200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated and laid the foundation stone of various projects of rate 1,200 crore in which state via video conference recently? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन है असम। बताइएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में 11,200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कहां किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में 11,200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिला न्यायालय से स्वारगेट तक पुणे मेट्रो खंड का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया, जो पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण 1 के पूरा होने का भी प्रतीक है। जिला न्यायालय से स्वारगेट के बीच भूमिगत खंड की लागत लगभग 1,810 करोड़ रुपए है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बीमा कंपनी ने बंधन बैंक के साथ बैंक की 1,700 शाखाओं के विशाल नेटवर्क के माध्यम से जीवन बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए साझेदारी की है? विच इंश्योरेंस हैज पार्टनर्ड विद बंधन बैंक टू डिस्ट्रीब्यूट लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू द बैंक्स एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑफ 1,700 ब्रांचेस? फर्स्ट ऑप्शन है बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है बंधन लाइफ इंश्योरेंस, फोर्थ ऑप्शन है गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस बीमा कंपनी ने बंधन बैंक के साथ बैंक की 1,700 शाखाओं के विशाल नेटवर्क के माध्यम से जीवन बीमा उत्पादों को वितरित करने के लिए साझेदारी की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बंधन लाइफ इंश्योरेंस के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बंधन लाइफ इंश्योरेंस ने इस वर्ष के प्रारंभ में एगॉन लाइफ के अधिग्रहण और उसके बाद पुनः ब्रांडिंग के बाद बंधन बैंक के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत बैंक की 1,700 शाखाओं के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से जीवन बीमा उत्पादों का वितरण किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य बंधन लाइफ का नए कारोबार पर ध्यान केंद्रित करना तथा उसकी वितरण क्षमताओं का विस्तार करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड, 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हु हैज बीन चूजन फॉर दी 54th दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? फर्स्ट ऑप्शन है अमिताभ बच्चन को, सेकेंड ऑप्शन है मिथुन चक्रवर्ती को, थर्ड ऑप्शन है आशा पारेख को, फोर्थ ऑप्शन है धर्मेंद्र को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मिथुन चक्रवर्ती जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि निर्णायक मंडल ने 74 वर्षीय अनुभवी हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना है। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता होंगे। पिछले साल वहीदा रहमान को 2021 के लिए दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और 2 उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सिस्टम राष्ट्र को समर्पित किए। अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करने के लिए 3 सुपर कंप्यूटर किन शहरों में तैनात किए गए हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी recently dedicated 3 परम रुद्र super computers and 2 high performance computing systems to the nation. The 3 supercomputers have been developed in which cities to support cutting edge scientific research? फर्स्ट ऑप्शन है पुणे, दिल्ली एंड मुंबई। सेकेंड ऑप्शन है बेंगलुरु, दिल्ली एंड मुंबई। थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, दिल्ली एंड बेंगलुरु। फोर्थ ऑप्शन है पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, पुणे, दिल्ली एंड कोलकाता। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर और 2 उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग प्रणालियां राष्ट्र को समर्पित की। इन कंप्यूटिंग प्रणालियों को राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित किया गया था। अत्याधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान को सहायता देने के लिए 3 सुपर कंप्यूटरों को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में तैनात किया गया है। पुणे का जायंट मीटर रेडियो टेलीस्कोप फास्ट रेडियो बर्स्ट और अन्य खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग करेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 21वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड द 21st कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जोन 3 कॉन्फ्रेंस? फर्स्ट ऑप्शन है ओम बिरला, सेकेंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन है अमित शाह, फोर्थ ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। जल्दी से बताइएगा दोस्तों 21वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला जी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मिजोरम के आइजोल में 21वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन किया। आइजोल स्थित मिजोरम विधानसभा परिसर में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना था। इसका विषय है लोकतांत्रिक पवित्रता, पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र से परिणाम। सम्मेलन का उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्य विधानसभाओं के बीच सहयोग और संवाद को बढ़ावा देना है तथा लोकतांत्रिक तरीकों से क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, दूसरा भारत शर्करा एवं जैव ऊर्जा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? वेयर वॉज द सेकेंड इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है चंडीगढ़, थर्ड ऑप्शन है गुरुग्राम, फोर्थ ऑप्शन है गुवाहाटी। बताइएगा दोस्तों दूसरा भारत शर्करा एवं जैव ऊर्जा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली में दूसरे भारत शर्करा एवं जैव ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, शोधकर्ताओं और हितधारकों को एक साथ लाता है ताकि चीनी और जैव ऊर्जा उद्योगों के सतत विकास और वृद्धि के लिए संवाद, नवाचार और सहयोग को प्रोत्साहित किया जा सके। बायो एनर्जी का मतलब है ऊर्जा उत्पादन के लिए गन्ने का इस्तेमाल। गुड़ से प्राप्त इथेनॉल को पेट्रोल से चलने वाले वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है। गुड़ गन्ने से चीनी बनाने के दौरान निकालने वाला एक उप उत्पाद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सिकंदराबाद में 8वें भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड द 8th भारतीय कला महोत्सव इन सिकंदराबाद? फर्स्ट ऑप्शन है ओम बिरला, सेकेंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन है अमित शाह, फोर्थ ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सिकंदराबाद में 8वें भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू ने किया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति निलयम, सिकंदराबाद, तेलंगाना में उत्तर पूर्वी राज्यों पर केंद्रित 8वें भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया। 8 दिवसीय भारतीय कला महोत्सव 29 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 तक जनता के लिए खुला रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर केंद्रित 8वें भारतीय कला महोत्सव का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। महोत्सव में पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की कला, संस्कृति, शिल्प और पाक विविधता का प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? वेयर वॉज दी 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप हेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है चाइना, सेकेंड ऑप्शन है ब्रुनोई, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है मालदीव्स। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ब्रुनोई में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। युवा भारतीय वुशु खिलाड़ियों ने 9वीं विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक सहित 7 पदक जीतकर अपना अभियान समाप्त किया। चैंपियनशिप बंदर सेरी बेगवान, ब्रुनोई में आयोजित की गई थी। भारत के आर्यन ने लड़कों के ग्रुप जूनियर 48 किलोग्राम भार वर्ग में चीन के गोंग हुआन रान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। शौर्य ने लड़कों के 48 किलोग्राम वर्ग में अपनी ईरानी प्रतिद्वंदी एली रेजा जमानी को हराकर एक और स्वर्ण पदक जीता। नांग मिंगबी बोरफुकन ने ताओलू जियांसू सी ग्रुप स्पर्धा में रजत पदक जीता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र में बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड द बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया इन महाराष्ट्र? फर्स्ट ऑप्शन है नितिन गडकरी ने, सेकेंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने, थर्ड ऑप्शन है अमित शाह ने या फोर्थ ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू ने। बताइएगा दोस्तों, महाराष्ट्र में बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र को वर्चुअल माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया। छत्रपति संभाजी नगर से 20 किलोमीटर दक्षिण में स्थित बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे का हिस्सा है। यह परियोजना केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया मेक फॉर दी वर्ल्ड कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास, आर्थिक समृद्धि और सतत विकास को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने 25 सितंबर 2015 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया था और यह 10 वर्षों से चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? वेयर विल द नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी बी सेटअप? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकेंड ऑप्शन है मुंबई, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत सरकार ने देश में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित एनसीओई भारतीय फिल्म उद्योग के केंद्र मुंबई, महाराष्ट्र में होगा। एनसीओई की स्थापना 2022 में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स पर टास्क फोर्स की सिफारिश पर की जा रही है। भारत सरकार ने 2022 में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स पर एक टास्क फोर्स का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्कालीन सचिव अपूर्व चंद्रा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।